नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन बचे हैं जब प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था, वहां पे भारतीयों की आस्था और विश्वास का महाकुंभ प्रारंभ हो जाएगा। देश भर में धार्मिक आस्था, धार्मिक स्थानों पर जाने की श्रद्धालुओं की एक लंबी परंपरा रही है। कुंभ का मेला हर 12 साल में होता है, ऐसा कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक कलश निकला था जिसमें अमृत था, जिसको लेके राक्षस और देवताओं के बीच में संघर्ष हुआ और उस कलश से 4 बूंदें गिरी। पहली बूंद गिरी इलाहाबाद में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन और चौथी नासिक में। और यहाँ हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। अब इसकी शुरुआत किस सन से हुई ये तो बताना कठिन है, लेकिन भारत में मेलों की एक पुरानी संस्कृति रही है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गजरौला में तिगरी गंगा मेला त्रेता युग से आयोजित हो रहा है, सोचिए, और आज तक चला आ रहा है। यह मेला श्रवण कुमार द्वारा अपने दिव्यांग माता पिता के साथ जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे तब यहाँ रुके थे और तभी से प्रारंभ हुआ था। श्रवण कुमार की यात्रा से बताया जा रहा है। भारत में हर 2-3 कोस पर छोटे छोटे हाट बाजार मेले आयोजित होते हैं, जो यहाँ की विश्वास, लोगों में परंपरा का प्रतीक होते हैं। साथ ही साथ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में होते हैं। अर्थव्यवस्था का संगम है वास्तव में महाकुंभ। बताया जा रहा है कि भारत में 5,000 से अधिक छोटे बड़े धार्मिक स्थान हैं और सैकड़ों मेले हर साल आयोजित होते हैं। ये मेले सिर्फ हमारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में आयोजित होगा। मेला जो है, कुंभ के मेले में लोग कहते हैं व्यापार, ठीक है, व्यापार तो होता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा सूचना क्रांति होती थी। यहाँ साधु संत इकट्ठे होते थे, बौद्धिक चिंतन होता था, धार्मिक प्रवचन होते थे और लोग बाग इसको सुन के अपने अपने गांव में जब वापस अपने घर लौटते थे तो जो लोग नहीं पहुंच पाते तो उनके साथ शेयर करते थे। तो ये एक तरीके से इंटरनेट से भी फास्ट सर्विस होती थी। कुंभ के मेले की बहुत दास्तानें हैं। हुइनशांग लिखते हैं, चीनी यात्री हुइनशांग, कि ये संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। 1400 साल पहले कहा था। प्रयागराज में हर साल मेला होता है। 6 वर्ष में अर्धकुंभ होता है, 12 साल में कुंभ का मेला होता है और साल में तो लगता ही है। इसकी अलौकिकता तो देखने लायक बनती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसे लोकप्रिय बनाना शुरू। कुछ कितना पुराना है। कोई सोच नहीं सकता था जब शंकराचार्य जी ने इसको शुरुआत लोकप्रिय बनाना शुरू किया था कि अनवरत चलने वाली एक सनातन धार्मिक यात्रा प्रारंभ हो रही है। काल खंडों में से हम बांध नहीं सकते। सदियां बीतती गई और कुंभ का मेले का वैभव बढ़ता गया। हर साल, हर 12 साल में जो मेला लगता है, यहाँ पे संख्या बढ़ती है। भारतीय अध्यात्म परंपरा ही नहीं, सदियों पहले आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए भी अपने संस्मरण बनाने का एक प्रतीक चिन्ह बन गया है और कुंभ को उन्होंने अपने संस्मरण में दर्जा दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 302 ईसा पूर्व यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था। उसकी किताब है इंडिका। उसने इसमें गंगा किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया है। फायान 399 से 411 ईस्वी में आया, वाराणसी आया था और गंगा से जुड़े उसने बहुत से किस्से लिखे। एक चीनी यात्री फेनसांग, उसने दुनिया को कुंभ से जोड़ा। सम्राट हर्षवर्धन के समय आए फेनसांग ने 16 वर्षों तक देश के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन किया और 1400 साल पहले यानी 644 ईस्वी में वे सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयागराज कुंभ का साक्षी बना। हिनसांग ने अपनी किताब सी यू की में लिखा है कि देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने प्रयाग आते हैं। अंग्रेजों को डर लगता था, इसलिए अंग्रेजों ने कि हमारी सत्ता ना हो यहाँ पे हो, इसलिए वहां पे कोई रक्त बीज ना पैदा हो जाए, क्रांति बीज ना पैदा हो जाए, तो इसमें टैक्स लगाना शुरू करा और सभी पंडों से,
सभी धर्माचार्यों से कहा कि आपके यहाँ जो आपके पुराने शिष्य हैं वही आएंगे, नए शिष्य आपके यहाँ नहीं आएगा। अकबर भी 1567 में पहली बार प्रयाग आया था। उसने नागा साधुओं से परिचय किया, कुंभ से परिचित हुआ। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है, यह स्थान प्राचीन काल में प्रयाग कहलाता था। बादशाह के मन में विचार आया कि यहाँ गंगा यमुना मिलती है और भारत के श्रेष्ठ लोग यहाँ पवित्र समझते हैं, इसलिए यहाँ पे एक दुर्ग बनाया जाए। 1398 में समरकंद से आए आक्रांता शुजाउद्दीन तैमूरलंग ने हरिद्वार में जो अर्धकुंभ था उसमें हमला किया, लूटपाट की और नरसंहार किया था। इसका वर्णन उसने अपनी किताब तुजुक ए तैमूरी में किया है। अब 13 जनवरी से जो हो रहा है कुंभ, इसके बारे में देखिए इसने कितना जबरदस्त धमाल मचाया हुआ है। सरकारी अनुमान कह रहा है कि देश विदेश से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस कुंभ में जो 45 दिन चलेगा हिस्सा लेंगे। यहाँ बड़े बड़े डोम बन गए हैं, टेंट बन गए, कुटिया बन गई हैं। कुछ टेंट का तो किराया ही एक दिन का 1 लाख रुपए है। अब सोचिए आप, कुछ निःशुल्क रहेंगे, कुछ 1 लाख तक के। 30 लाख के लगभग विदेशी लोग आएंगे और प्रवासी भारतीय। ये बता रहा है आंकड़ा कि धार्मिक मेले जो हैं, धार्मिक मेले वैश्विक स्तर पर कितने बड़े आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। 2019 में जो अर्धकुंभ लगा था उसमें 4200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस बार बजट और भी बढ़ गया है। इसका महत्व कोई नया नहीं है, पुराना है। 1882 में प्रयागराज में जो कुंभ मेला था, ब्रिटिश सरकार ने उसमें 20,228 रुपए खर्च किए थे और 49,840 रुपए की आमदनी। अब सोचिए, ब्रिटिश सरकार ने 20,228 रुपए खर्च किए और 49,840 रुपए की आमदनी हुई। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1882 में ही 29,612 रुपए का लाभ हुआ था। अब इसमें सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारी राजस्व मिलने वाला है और यहाँ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी मददगार साबित होगा। 2014 के बाद से धार्मिक पर्यटन को सरकार बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्रयास किए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है और भी कई जगह, ओंकारेश्वर में हुआ है। तो वैश्विक स्तर पर ये सारे स्थान प्रसिद्ध हो गए हैं। उसी कड़ी में कुंभ का मेला है। इसका असर अब देखिए, आज स्थिति ये है कि आगरा जो पर्यटक आते थे उनकी संख्या से ज्यादा रामलला को देखने आ रहे हैं। बस 2021 में धार्मिक पर्यटन में शामिल लोगों की संख्या 67.7 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर 143.9 करोड़ हो गई। धार्मिक पर्यटन में 2022 में 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। 2024 से 2032 के बीच यह बाजार 17.75% की वार्षिक वृद्धि से बढ़कर 5,102.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अब सोचिए, 14 करोड़ स्थायी और अस्थायी नौकरियां ये धार्मिक पर्यटन, धार्मिक मेलों से भारतीयों को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, धार्मिक स्थल एक लंबे 45 दिन चलेगा। तीर्थयात्री पर्यटकों के रहने, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटे छोटे व्यवसाय अपने सेवाओं को विस्तार दे रहे हैं। एक अच्छी चीज करी गई कि यहाँ पर प्लास्टिक के उत्पाद या प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित कर दिया गया। अमृतसर, पुरी, तिरुपति, अजमेर यहाँ पे रिटेल ब्रांड बन के अपने उत्पाद पेश कर रहे हैं। लोगों की उपस्थिति आ रही है। सरकार भी धार्मिक स्थलों के साथ कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कई योजनाएं लाई है। इलाहाबाद को नए सिरे से डेवलप किया गया है, चारों तरफ से सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है। 6800 करोड़ रुपए से अधिक लागत से यहाँ पे 120 से अधिक परियोजनाएं चला रही है। देश में 1,50,000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क बिछाया गया है। इसके अलावा 500 नए हवाई मार्ग और 150 से अधिक हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन भी तीर्थ स्थलों को जोड़ने का काम कर रही है। आज हर शहर, देश का हर शहर जो है, प्रमुख शहर जो खास तौर से प्रयागराज के साथ जुड़ गया। अब महाकुंभ मेले से उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का 25,000 करोड़ का राजस्व सिर्फ 45 दिन में मिलने का अनुमान है और खर्च इसका 1/4 होगा। 25,000 का 1/4, सोच लीजिए, लगभग 600 करोड़ का खर्च करेगी और 2500 करोड़ रुपए का राजस्व
रेवेन्यूज मिलेगा। इस आयोजन से 3 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन और व्यापार संभावित है। इसमें हर क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। छोटा सा ठेला लगेगा, चाय की टपरी से लेके होटल, फूड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कपड़ा उद्योग, मिठाई, आपके वहाँ पे जो थैले हैं, कुंभ की डायरियाँ हैं, कुंभ की डायरिया, कैलेंडर, सब कुछ बिकेगा। महाकुंभ मेले की थीम पर आधारित डायरी, कैलेंडर, जूट बैग, स्टेशनरी जैसे उत्पादों की बिक्री में बता रहे हैं 25% की बिक्री हो गई है, अभी तक वृद्धि हो गई है। और जब कुंभ लगेगा तब तो कह नहीं सकते। साफ सफाई, निर्माण कार्य, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार भी मिला है। इसका आयोजन भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाएगा। ये सांस्कृतिक धरोहर, हमारी जो सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक धरोहर है, इसको वैश्विक ग्लोबल पहचान दिलाएगा और देश की सकारात्मक छवि बनाएगा। विदेशी निवेश के लिए ये मेला आकर्षण का केंद्र है। इसमें न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करेगा। तो जो कहा जाता है ना कि भारत की ज्ञान परंपरा जो है वो महाकुंभ है। भारत की ज्ञान परंपरा का प्रतीक महाकुंभ है, जो आपके प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12-12 साल में लगता है। मध्य प्रदेश में भी 2 साल बाद उज्जैन में लगने वाला है, सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। और अभी तो 12 साल बाद हो रहा है, आपके 2013 के बाद आज 2025 में हो रहा है। 13 तारीख से शुरुआत होगी और यहाँ इलाहाबाद के एक लंबा कॉरिडोर बनाया गया है, टेंट सिटी बना दी गई है। बता रहे हैं कि कम से कम 5 लाख बल्लियाँ आई हैं, उनसे टेंट बनाए गए हैं, पुआल बनाए गए हैं। टेंट में ही आपके लेट बाथ की व्यवस्था की गई है। लोगों को भोजन भी मिलेगा, अनवरत स्टॉल चलते रहेंगे, चाय चलती रहेगी, आपको खान पान की पूरी सुविधा है। तो सभी इसका पुण्य का लाभ उठाइए। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं और इसी मान्यता, इसी विश्वास को लेके 12 साल में जो कुंभ होता है, बच्चे बूढ़े सभी जाते हैं, समस्याओं को एक तरफ रख देते हैं। कुछ लोग तो वहाँ हफ्ते हफ्ते, एक एक महीने प्रवास करते हैं, वहीं रहते हैं, कल्पवास करते हैं। साधु संतों के वहाँ डेरे जम गए हैं, किन्नरों के अखाड़े जम गए हैं, लगभग 2,500 अखाड़े लगे हैं। सभी अपने अपने आराध्य गुरुओं के साथ वहाँ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके विचार सुनेंगे। यहाँ इस कुंभ में आध्यात्मिक चिंतन होगा। मैंने पहले भी कहा था, कुंभ का मेला वास्तव में क्या होता था, एक संचार की क्रांति लाता था। लोग बाग यहाँ के प्रवचन सुनते थे, अध्यात्म को जानते थे, दर्शन को जानते थे, फिर इसी को अपने अपने गृह नगर में जाके वापस लौट के बताते थे। तो इस बार भी नई विचारधारा आएगी। आप सभी को महाकुंभ की शुभकामनाएं। जाइए, लेकिन थोड़ा सतर्कता भी रखें, क्योंकि मेले में लोग बाग, सरकार और प्रशासन तो सतर्क है, आपको भी सतर्क रहना होगा। ठंड का मौसम है तो ठंड के कपड़े लेके जाइए और वहाँ पे रुकिए, गंगा में स्नान करिए, प्रवचन लीजिए, साधु संतों से सत्संग का लाभ लीजिए और अर्थव्यवस्था का भी, उसमें भी अपना योगदान कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार के भव्य आयोजन के लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री सहित सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।